हेलो बच्चों, मैं निशांत मेहता स्वागत करता हूं आपका एसएस कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बड़ी अच्छी और मैं अच्छी तरीके से बड़ी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत 4.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। 4.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है बच्चों, देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, यहाँ पर तीन पद दिए गए हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। सबसे पहले हम पहले और तीसरे पद को मल्टीप्लाई करते हैं, ये पहला पद और इसको गुणा करेंगे हम तीसरे पद से, तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो होगी माइनस का 10x²। अब हम क्या करते हैं, जब हम 9th में पढ़ा करते थे तो हम इस 10x के गुणनखंड किया करते थे। इस 10 के आप जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2, 5 और फिर 5 का जाएगा एक बार। इसका मतलब हमें दो अभाज्य गुणनखंड मिले, एक तो 2 और एक 5। क्या ये 2 और 5 से इस मध्य पद को बनाया जा सकता है, ये हम देखते हैं। तो आप कहोगे कि सर मध्य पद तो -3 है, तो -3 कैसे बना सकते हो आप? तो फिर 5 और 2 से -3 बनाया जा सकता है। माइनस का 5x लेंगे और प्लस का 2x लेंगे, ठीक है। तो इससे माइनस का 3x मध्य पद बन जाएगा और साथ ही इन दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10x² भी बन जाएगा। तो इस प्रकार हमें हमारे मध्य पद के दो टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो हमारे दो टुकड़े हो गए माइनस का 5x और प्लस का 2x। चलिए इसे थोड़ा साफ करते हैं, यहाँ लिखते हैं हमारे दो जो हमें प्राप्त हुए वो हुए x²। इस मध्य पद का विभाजन करेंगे, -3x की जगह -5x प्लस का 2x -10 इक्वल 0। तो इस प्रकार हमें चार टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। अब चार पद दिखाई दे रहे हैं, पहले पद में क्या कॉमन आ रहा है और लास्ट के दो पदों में क्या कॉमन आ रहा है, आप ये देख लीजिए। पहले दो पदों में हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है, x -5 बच जाएगा। लास्ट के दो पदों में हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x -5 यहाँ भी हो जाएगा इक्वल 0। अब आप देखेंगे कि x -5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम दोनों जगह से x -5 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x + 2। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे एक बार x -5 इक्वल 0 और एक बार x + 2 इक्वल 0, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा x = 5 और x = -2। ये हमारे आंसर हो जाएंगे भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है 2x² + x - 6। फिर से आप देखेंगे यहाँ पर तीन पद है, पहला, दूसरा, तीसरा। हम पहले पद 2x² को तीसरे पद से, जो कि हमारा -6 है, से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आएगा -12x²। तो हम इस 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इस 12 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो हमारे पास आएगा 2, 6, फिर 2, फिर 3 और फिर 3, उसके बाद 1। अब हम देखते हैं, अब हम इनमें से बारी बारी लेके देखते हैं। 2 ले लीजिए और इन नीचे वाले दोनों को ले लीजिए। ये नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई होने पर बन रहे हैं 6 और ऊपर वाला बन रहा है 2। तो 2 × 6 करने से 12 आ जाएगा। लेकिन क्या 2 और 6 से ये मध्य पद हमें प्राप्त हो सकता है प्लस का x? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर चलिए आगे चलते हैं। अब एक काम करते हैं, इस बार ये पहले 2 ले लीजिए, पहले 2 लेंगे, पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 4 और आखिरी में है 3। 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा और 4 और 3 से हमें +x भी मिल जाएगा भाई। 4, तो फिर हमें +x कैसे मिलेगा, देखो 4x, इसे मिटाता हूँ मैं, हमें हमारे टुकड़े मिल गए
4x माइनस 3x। ये अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें x प्राप्त हो जाएगा और साथ ही इन दोनों को गुणा करने पर हमें माइनस का 12x² भी प्राप्त हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पहले दो टुकड़ों पर क्या कॉमन आ रहा है, पहले दो में हमें, और फिर देखेंगे लास्ट के दो में क्या कॉमन आ रहा है। तो पहले दो पदों से हमें 2x कॉमन मिल रहा है भाई, क्या बचा x, और यहाँ बचेगा हमारा 2। लास्ट के दो टुकड़ों से हमें -3 कॉमन दिखाई दे रहा है, x प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ, भाई। ठीक है, इसका काम ख़त्म हो गया, इक्वल 0। अब हम देखते हैं कि यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों जगह से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। हमारे पास बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब हम एक बार तो इसे 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, और एक बार 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो आंसर आएगा x इक्वल टू -2, और यहाँ आंसर आएगा 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखो वापस द्विघात समीकरण है। हम क्या करते हैं, पहले पद को और तीसरे पद को मल्टीप्लाई करते हैं। पहला पद है √2x² और लास्ट का पद है 5√2। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास √2 मल्टीप्लाई √2 2 के बराबर होता है, तो ये आएगा 5 × 2 और साथ में आएगा आपके x², तो ये बना आपका 10x²। ठीक है, अब जो 10x² है, हमें जो ये 10 मिला है, अब हम इस 10 के टुकड़े करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस 10 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हमें अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे 2 और 5। क्या इन 2 और 5 की सहायता से, इन दोनों की सहायता से मध्य पद बनाया जा सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो हमें हमारे टुकड़े मिल गए, क्या टुकड़े मिले भाई, √2x² और ये मध्य पद को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5x। ठीक है, और लास्ट में 5√2। ठीक है, इक्वल में आ जाएगा हमारे पास 0। अब हमें क्या करना है, अब आप देखोगे तो आपको पहले दो पदों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। आपको कॉमन दिखाई नहीं दे रहा होगा तो फिर हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देखना है। ये √2x² और ये जो 2 है, इसे मैं लिखूँगा √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, इंटू x प्लस 5x प्लस 5√2। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है और आखिरी दो में क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, पहले दो में हमें यहाँ से √2 कॉमन दिखाई दे रहा है, साथ में x भी कॉमन दिखाई दे रहा है। बचेगा हमारा यहाँ से x और यहाँ से हमारा बचेगा √2। ठीक है, यहाँ हमें 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ बचेगा x प्लस √2। इस प्रकार हमें हमारे गुणनखंड प्राप्त होंगे। यहाँ पर x प्लस √2 और यहाँ पर भी x प्लस √2, तो दोनों ही जगह से आप x प्लस √2 को कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस √2 को कॉमन लेने के बाद, मार्कर चेंज करते हैं भाई, x प्लस √2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, √2x प्लस 5 इक्वल 0। एक बार ये 0 के बराबर और एक बार ये वाला 0 के बराबर। तो अब जैसे ही 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू -√2 और यहाँ से हमारा आंसर आएगा x इक्वल -5/√2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें
तो ले सकते हैं भाई, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। हम पहले पद और तीसरे पद को गुणा करते हैं, लेकिन गुणा करने से पहले यहाँ तीसरा पद थोड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा है, तो हम इसे सरल कर लेते हैं भाई। तो इसे सरल करोगे तो यहाँ पे एलसीएम आपको दिखाई देगा 8, और 8 एलसीएम आने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 16x², ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस का 8x, और यहाँ आएगा +1 इक्वल 0, ठीक है। ये 8 वज्र गुणाम में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा ये इधर, तो हमारे पास बचेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। अब हमें हमारी द्विघात समीकरण थोड़ी अच्छी नज़र आ रही है। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारे पास वापस 3 पद है, पहला, दूसरा और तीसरा। जैसे ही हम पहले और तीसरे पद को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 16x²। तो हम इस 16 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 16 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2, 2, 4, फिर 2, 2, ठीक है, 2 की पावर 4। अब हम देखते हैं इन गुणनखंडों को आपस में गुणा कर करके, इसे मल्टीप्लाई किया, पहले 2 को 4 आया, लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई किया 4 आया, तो हम 4 × 4 तो 16 होता है, पर क्या 4 और 4 से -8 बनाया जा सकता है? तो आप कहोगे बिल्कुल बनाया जा सकता है। -4x और -4x में हम तोड़ सकते हैं -8 को। तो हम क्या करेंगे, हमें हमारे गुणनखंड मिल गए हैं। देखो क्या करते हैं, इसे साइड करते हैं, इसे थोड़ा साइड करते हैं। अब हमें हमारे गुणनखंड मिल चुके हैं, 16x² -4x और -4x, ठीक है, प्लस 1 इक्वल 0। पहले 2 में क्या कॉमन आ रहा है हम ये देखेंगे। पहले 2 में हमारे पास x भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, 4x कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा 4x -1। लास्ट के 2 में हमारे पास -1 कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा 4x -1 इक्वल 0। यहाँ पे भी 4x -1 है, यहाँ पर भी 4x -1 है, दोनों जगह से हम 4x -1 को ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा 4x -1। हम करेंगे एक बार इस वाले को 0 के बराबर, 4x -1 बराबर 0, और एक बार इधर वाले 4x -1 बराबर 0। तो हमारे पास x का 4x का मान आएगा 1, x का मान आएगा 1/4। इसी प्रकार इधर भी हमारे पास 4x का मान आएगा 1, x का मान आएगा 1/4। इस प्रकार हमें दोनों बराबर मूल प्राप्त हुए। देखिए 5वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है 100x² -20x + 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला पद और तीसरा पद देखते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 100x² आएगा। अब इस 100 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 100 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2, 50 आएगा, फिर 2, 25 आएगा, और फिर 25 का 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा भाई, 5 का देंगे 5 आएगा, फिर हम 5 का देंगे तो 1 आएगा। तो ये 100 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। अब इन गुणनखंडों की सहायता से हम -20 बनाने का प्रयास करेंगे। क्या पहले 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई किया तो 25 आया। 25 मल्टीप्लाई बाई 4 100 तो बन रहा है 25 को 4 से गुणा करने पर क्या 25 और 4 से -20 बनाया जा सकता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, तो फिर इन टुकड़ों से हमारा काम नहीं चलेगा। चलिए दूसरे टुकड़े ढूंढते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आया, फिर दूसरे और चौथे को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 10 आया। 10 और 10 से 100 तो मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पर क्या इस 10 और इस 10 से -20 बनाया जा सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमें हमारे 2 टुकड़े मिल गए, -10x और -10x। तो चलिए
हम इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई, मिटाने से अच्छा तो है कि 1 सेकंड, सॉरी, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 100x², 100x², यहाँ हम लिखेंगे माइनस का 10x और माइनस का 10x प्लस 1 इक्वल 0। अब हम देखते हैं पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है और आखिरी दो में क्या कॉमन आ रहा है। तो पहले दो में आप हमें 10x कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 10 और 1x बचेगा -1। फिर लास्ट के दो में हमें -1 कॉमन नज़र आ रहा है, तो 10x -1 बचेगा इक्वल 0। अब आप देखोगे 10x -1 यहाँ भी और यहाँ भी है, दोनों जगह से हम 10x -1 को ले लेंगे कॉमन। तो 10x -1 कॉमन आने के बाद हमारे पास यहाँ से बचेगा 10x और यहाँ से हमारे पास बचेगा -1 इक्वल 0। अब हम आगे चलते हैं भाई, एक बार हम इस वाले को 0 के बराबर करते हैं और एक बार हम इस वाले को 0 के बराबर करते हैं। तो दोनों गुणनखंड समान है तो आंसर भी एक जैसा ही आएगा। 10x = 1 तो x = 1/10। इसी प्रकार 10x = 1 तो x = 1/10। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, चलिए तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है। तो अब इस बार हमें द्विघात समीकरण खुद को बनानी पड़ेगी। तो देखो, अगर कोई मुझसे ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 27 है, तो अगर एक संख्या मान लो 20 है तो दूसरी संख्या अपने आप क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 7 हो जाएगी। तो मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँगा कि 27 - 20 हो जाएगी। ठीक है, एक संख्या अगर 20 है तो दूसरी संख्या मेरी 27 - 20 हो जाएगी। अगर एक संख्या मेरी 15 है तो फिर दूसरी संख्या मेरी अपने आप 27 - 15 यानी कि 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12। एक संख्या 15 और एक 12, देखो योग हो गया ना 27, लेकिन हम कैसे लिखेंगे 27 - 15। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। तो अगर मेरी एक संख्या x है तो दूसरी संख्या अपने आप ही 27 - x हो जाएगी भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो मान लेता हूँ पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 27 - x। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 27 - x। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि उनका गुणनफल 182 है। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 - x, इन दोनों का अगर मैं गुणनफल करूं तो 182 के बराबर आएगा भाई। ठीक है, तो इसी से द्विघात समीकरण बनेगी और हम उसे हल कर लेंगे। चलिए x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बना 27x। x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x² = 182। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से x² और 27x को उधर लेके चलते राइट हैंड साइड पे, तो हमारा बनेगा +x² माइनस का 27x हो जाएगा और उधर राइट हैंड साइड पे एक 182 प्लस का ही रहेगा इक्वल 0। इस प्रकार हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए वही ये पहला पद ये तीसरा पद दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। 182 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आएंगे। सबसे पहले इसमें भाग जा रहा है किसका, 182 है या फिर 180, हाँ 2 ही है वही। तो सबसे पहले इसमें भाग जा रहा है हमारा 2 का, तो हमारे पास आंसर आएगा 91। 91 में भाग जाएगा किसका, 7 का, कितनी बार 13 बार। 13 में भाग जाएगा 13 का एक बार,
तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब इन संख्याओं की सहायता से, उन गुणनखंडों की सहायता से हम -27 बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आया 14, ये यहाँ पर है 13। क्या इस 14 और 13 की हेल्प से -27 बनाया जा सकता है? तो आप कहोगे बिल्कुल बनाया जा सकता है, -14 और -13, ठीक है, -13 और -14। चलिए बनाते हैं, हमें हमारे गुणनखंड प्राप्त हो गए। ठीक है, ये 2 था, ये 7 था। x², इसको मैं लिखूंगा -14x और -13x और +182 = 0। चलिए पहले दो में हमें कॉमन नज़र आ रहा है x, तो ये हो जाएगा x -14, और लास्ट के दो में हमें नज़र आ रहा है -13, तो ये भी हो जाएगा हमारा x -14 = 0। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे x -14 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x -14 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x और यहाँ बचेगा -13 = 0। एक बार x -14 को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार x -13 को 0 के इक्वल करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा x = 14 और x = 13। ठीक है, तो फाइनल आंसर हम क्या देंगे, x हमने क्या माना था, x मानी थी हमने एक संख्या, तो अगर एक संख्या 13 है तो दूसरी अपने आप 14 हो जाएगी। तो वो जो दोनों संख्याएं, एक संख्या 13 है और दूसरी संख्या 14 है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है हमसे कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब होता है जैसे कि 2 और 3 क्रमागत संख्याएं हैं, 3 और 4 क्रमागत है, 12 और 13 क्रमागत है। ठीक है, तो इसी प्रकार 2 क्रमागत संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो और इस प्रकार ज्ञात करनी है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कि उनके वर्गों का योग 365 हो। कितना हो, 365। तो पहला धनात्मक पूर्णांक मान लेता हूँ x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x के जस्ट पास वाला, तो उसे मैं बोल सकता हूँ x + 1, ये क्रमागत हो जाएंगे। पहला पूर्णांक x और दूसरा पूर्णांक जो हमारे पास है वो हो जाएगा x + 1, क्योंकि हमसे कहा गया है कि दोनों पूर्णांक क्रमागत है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमसे कहा गया है कि इनके वर्गों का अगर योग करते हैं तो 365 आता है। तो चलिए पहले का वर्ग और ये दूसरे पूर्णांक का वर्ग, इन दोनों के वर्ग कर दिए और इन वर्गों का योग, ये योग बराबर होगा 365 के। चलिए आगे चलते हैं, सरल करते हैं। ये हुआ x², अब इसे a + b के होल स्क्वायर से हम खोलेंगे तो a² + b² + 2ab यानी 2x = 365। ये x² मिलेगा तो ये हो जाएगा 2x², ये प्लस का 2x, 1 को उस -365 को इधर लाएंगे तो ये बनेगा -364 = 0। ठीक है, =0। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर भी अभी भी 2 हमें कॉमन नज़र आ रहा है और समीकरण हमारी बनेगी x² + x - ये बनेगा हमारे पास कितना, 182 = 0। 2 को हम 0 में 0 से डिवाइड कर इधर डिवाइड कर देंगे 0 में, तो हमारे पास आएगा x² + x - 182 = 0। अब हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुकी है, तो हम इसे सरल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये पहला पद, ये आखिरी पद, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -182। अब हम इन -182 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 182 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 291, फिर आएगा 7, फिर आएगा 13 और फिर बचेगा हमारे पास क्या, 13 1। ठीक है, तो अब क्या करें,
सर ये बना 14 और ये हमारा है 13। क्या इन दोनों से 14 और 13 से क्या x प्राप्त हो सकता है, एक x? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकता है, 14x माइनस 13x x बनता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हमें हमारे गुणनखंड मिल गए। चलिए हम क्या करते हैं, इससे पहले छोटा कर देते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, यह मिटा ही देते हैं, इसका काम हो गया। हमें हमारे दो गुणनखंड मिल गए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x और माइनस 182 इक्वल 0। अब हम पहले दो में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, x प्लस 14, और लास्ट के दो में माइनस 13 कॉमन आ रहा है, x प्लस 14 बचेगा इक्वल 0। अब आप देखोगे कि x प्लस 14 यहाँ भी है, यहाँ भी है, आप कॉमन ले सकते हो। हमारे पास बचेगा x माइनस 13, ठीक है, इक्वल 0। आगे चलते हैं, एक बार x प्लस 14 इक्वल 0 और एक बार हम करेंगे x माइनस 13 इक्वल 0। ठीक है, x इक्वल आएगा माइनस 14 और एक बार x इक्वल आएगा प्लस का 13। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, वो क्या कि क्वेश्चन में जब हमसे कहा गया था तो हमसे कहा गया था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, उन्हें हमने x माना और x प्लस 1 माना, लेकिन पूर्णांक कैसे हैं, धनात्मक है। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है ऋणात्मक, ये आंसर हमारा संभव नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह संभव नहीं है, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए भाई, संभव नहीं है। अतः हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, x बराबर 13 सही हो जाएगा। तो एक पूर्णांक हमारा आ गया 13, एक पूर्णांक x का मान हमारा आ गया 13, तो दूसरा पूर्णांक हमारे पास हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी कि 14। ठीक है, तो इस प्रकार हमें दोनों धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो जाएंगे। देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए वो हमसे क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक ऐसा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और वो हमसे कह रहा है कि उस समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से कम है, और कितनी कम है आधार से, 7 सेंटीमीटर। अगर हम मान लें कि आधार हमारा x है, तो आधार से जो ये ऊंचाई है वो हमारी आधार से कम है, कितनी कम है, तो 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमारी ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7। और हमें कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, कर्ण हमें दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हम इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं और हमारा आंसर निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, हमारी द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त होगी हमें, जब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी कहती है, देखो, आधार का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा, 13 का स्क्वायर। चलिए अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 2ab यानी 14x हो जाएगा, इक्वल 13 का स्क्वायर होता है 169 भाई। आगे चलो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस का 14x और 49 इधर है, 169 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 120 इक्वल 0। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पे हम देखेंगे कि सर अभी भी 2 कॉमन आ रहा है पूरी इक्वेशन में से, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। ये 2 उधर चला जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। इस प्रकार हमें हमारी द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। अब हम यहाँ पर इसे सरल करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर पहले और तीसरे पद को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास आता है माइनस का 60 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस 60 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 30 आएगा, फिर 2 का देंगे तो 15, फिर 3 का देंगे तो 5 और फिर 5 का देंगे तो 5। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं क्या इन पहले 3 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 4 तिया 12 और इस आखिरी यहाँ बचा 5। क्या इस 12 और 5 की सहायता से हमें मध्य पद मिल सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल मिल सकता है। कैसे मिलेगा भाई, माइनस का 12 और प्लस का 5 लेने पर। तो चलिए हम इसे थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि हमें हमारे गुणनखंड तो मिल गए, हमें हमारे टुकड़े मिल गए भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, इस माइनस 7x को मैं लिखूँगा माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। पहले 2 में मुझे दिखाई दे रहा है x कॉमन, तो x माइनस 12 आ जाएगा। बाद के 2 में मुझे दिखाई दे रहा है 5 कॉमन, तो ये x माइनस 12 हो जाएगा इक्वल 0। अब x माइनस 12 आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है और यहाँ भी नज़र आ रहा है, तो हम x माइनस 12 को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा x प्लस 5 इक्वल 0। अब एक बार तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर आया 12, और एक बार हम करेंगे x प्लस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 5। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। लेकिन यहाँ पर x जो है हमने आधार की लंबाई मानी है, तो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी -5 नहीं हो सकती। तो ये हमारा आंसर गलत है। हमारा सही आंसर केवल होगा x इक्वल 12। ठीक है, -5 गलत होगा। यहाँ हम कारण लिखेंगे क्योंकि आधार कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। त्रिभुज का आधार कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होगा या नहीं होता। ठीक है, बात समझ आएगी होगी। चलिए हम देखते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल 12। तो हमारे आधार आ जाएगा 12 और हमारा जो लंब है वो आ जाएगा 12 माइनस 7 करेंगे तो 5। ठीक है, ये हमारे 2 आंसर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। शेठ ठोक दीजिए महाकाल का